हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास 12 और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, नीट और पीएचडी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5। क्लास 12 के चैप्टर 5 के बुक में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। सबसे पहले चैप्टर 5 में हमने देखा था साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर है इसमें हमने सबसे पहले देखा था साझेदारी का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था नए साझेदार के प्रवेश पर कुछ समायोजन किए थे। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, त्याग अनुपात क्या होता है, हमने ये भी देखा था। उसके बाद हमारा इसका पार्ट 2 जो था, पार्ट 2 में हमने इसमें पढ़ा था ख्याति का लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमने ख्याति के लेखांकन के संबंध में कुछ जनरल प्रविष्टियां भी करे थे। आज हमारा टॉपिक है संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कंटिन्यू कर दूंगी। 1-2 मंथ के बाद ना मेरे वीडियो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म की संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के बाद लाभ हानि का पता चलता है। तो जब हमारे पार्टनरशिप में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, ठीक है, तो जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो जो हमारा जो पार्टनरशिप में जो भी संपत्ति और दायित्व है यानी असेट्स और लायबिलिटीज है, तो उस असेट्स और लायबिलिटीज का हम लोग पुनर्मूल्यांकन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन कहने का मतलब होता है उसका फिर से मूल्य निकालते, उसका वैल्यू निकालते कि उसका प्रेजेंट में अभी उस असेट्स का या उस लायबिलिटीज का क्या वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में प्रवेश करता है तो हम क्या करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज का न्यू वैल्यू जो है, प्रेजेंट में उसका वैल्यू क्या है, हम उस वैल्यू को निकालते हैं। उसे ही संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, संपत्ति और दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लाभ और हानि निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। हम देखते हैं कि हमारे असेट्स और लायबिलिटीज का पहले क्या वैल्यू था, उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम उस प्रॉफिट और लॉस को निकालते हैं। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से जो हमें लाभ और हानि होती है, जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस होता है, उससे ज्ञात करने के लिए, उस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस खाते को बनाते हैं, जिस अकाउंट को बनाते हैं, उसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, फर्म के नए चिट्ठे में संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर ही दिखाया जाता है। फर्म का जो नया चिट्ठा बनता है, चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, तो फर्म का जो न्यू बैलेंस शीट बनता है, उस बैलेंस शीट में हमारा जो असेट्स और लायबिलिटीज है, उसमें हम असेट्स और लायबिलिटीज के जो वैल्यू को दिखाते हैं, वो रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट वाला वैल्यू ही दिखाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जो भी हम असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू दिखाएंगे, वो पहले वाला वैल्यू नहीं दिखाएंगे, उसका जो न्यू वाला जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, हम उस वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ हानि को पुराने साझेदारों में बांटने के लिए तैयार किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का एक कारण यह भी है कि संपत्तियों एवं दायित्वों को सही मूल्य पर प्रदर्शित किया जा सके। तो हमारा संपत्ति और जो दायित्व है, मतलब असेट्स और लायबिलिटीज है, ठीक है, तो संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से जो भी हमें लाभ और हानि होता है, जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस होता है, उस प्रॉफिट लॉस को हम क्या करते हैं कि जो हमारा पुराना साझेदार जो है उसके बीच में बांट दिया जाता है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे हम क्या करते हैं, तो जो भी हमारे पुराने साझेदार हैं उनके बीच में इसे बांट दिया जाता है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का एक कारण ये भी है कि इससे क्या होता है कि असेट और लायबिलिटीज का प्रेजेंट में क्या वैल्यू चल रहा है वो हमें पता चलता है। जैसे हमने असेट्स पहले कम रेट में खरीदा बट उसकी वैल्यू तो धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो वो बढ़ रही है या तो फिर कुछ की घट रही है, तो वो तो हम तो पुराने वाले वैल्यू को लेकर चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा ना। उससे क्या होता है, जिससे हम ना प्रेजेंट वैल्यू का पता चलता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट बनाते हैं कि देखते हैं कि जब हमारा नया साझेदार जब प्रवेश कर रहा है उस टाइम में हमारा असेट्स का क्या वैल्यू है, ठीक है। उसके न्यू वैल्यू को पता करने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू को पता करने के लिए भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट होता क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित इसके जो जर्नल प्रविष्टियां हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता जो है इससे संबंधित जो भी जर्नल लेखे हैं हम उस लेखों को करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझाया हुआ जो भी है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।